नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की है। उन्होंने भगवान जागन्नाथ का जलाभिषेक कर प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। सीएम धामी ने इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों, स्थानीय श्रद्धालुओं और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने जागेश्वर धाम को राज्य की आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया और ये कहा कि यहां आकर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के देवस्थलों का समग्र विकास करना है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने अधिकारियों को बुनियादी सुविधाओं के विकास और संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके जो भी हमारे हितधारक लोग हैं उन सभी की सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और अभी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियां पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है, जो आसपास के स्थल हैं उनको और अच्छा किया जाए। इसके साथ ही आज 76 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। इससे बहुत लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। धामी जागेश्वर धाम पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताया कि उन्होंने जागन्नाथ के दर्शन किए और प्रदेश की जनता के लिए जो है मंगल कामना की है। तो सीएम धामी जो है जागेश्वर धाम में पहुंचे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पिथौरागढ़ जनपद के दौरे पर हैं। बुधवार की सुबह उन्होंने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय नागरिकों से आत्मीय रूप से भेंट की और क्षेत्र की समस्याओं व उनकी ज़रूरतों को ध्यान से सुना। इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ बैठकर गर्म चाय का स्वाद भी लिया। मुनस्यारी प्रवास के दौरान सीएम धामी ने गांववासियों से वार्तालाप किया और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति एवं प्रभाव का फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया एवं मंच पर एक्स पर भी साझा संदेश में लिखा कि सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में आईटीबीपी के जाबाज जवानों व स्थानीय जनता के साथ समय बिताकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों से उनकी ज़रूरतों और सुझाव को भी सुना है। एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने मुनस्यारी की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए लिखा कि ये स्थान पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए है। यहाँ की शांत वादियाँ और वातावरण किसी भी आंगनों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व अगस्त माह में भी मुख्यमंत्री धामी गैरसैंण के भराड़ीसैंण क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उस समय विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। रास्ते में उन्होंने चंद्र सिंह नेगी की दुकान पर रुककर चाय भी पी और अक्सर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो इस तरह की वार्तालाप है वो सोशल मीडिया पर भी लोगों की चर्चा का विषय का कारण बनती हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्करी मेरे साथ जुड़ गए। अस्करी, अक्सर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है कभी किसी चाय की दुकान में होते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, कभी मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और लोगों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। क्या लोग इसको देखकर कह रहे हैं, कैसे जो है लोग इसको जो है ले रहे हैं? जो सीएम धामी अक्सर लोगों से मुलाकात करते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ जो उनकी पर्सनैलिटी है वो अक्सर दिखाई पड़ती है। बिल्कुल लता, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी जिस तरह से जग जाहिर होती है और वक्तों पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के अलग अलग कोनों पर जाते हैं, उनके दौरे होते हैं। अब जिस तरह से सीमांत क्षेत्र के मुनस्यारी इलाके में वो गए और जो मॉर्निंग वॉक में आईटीबीपी के तमाम जो जवान हैं और स्थानीय लोग हैं उनके साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और लगातार जिस तरह से उनका मिजाज जानने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि अभी
कुछ ही दिनों में 3-4 नवंबर से जो है शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कहीं न कहीं जो लोग हैं उनका मिजाज जानने की कोशिश में हर वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र धामी रहते हैं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, आखिर लोग क्या चाहते हैं, उनसे संवाद करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी कह चुके हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, लोगों से जो है वक्त पर बात की जानी चाहिए। वो खुद इस जो मुहिम है इसमें खड़े उतरते दिखाई देते हैं, और जो लोग हैं जहां पर भी वो दौरे करते हैं वहां पर अक्सर देखा जाता है कि मॉर्निंग वॉक के वक्त वो तमाम जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या नौजवान हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सरकार आखिर किस तरह से काम कर रही है, सरकार के संवाद में कोई कमी तो नहीं है, तमाम जो योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही हैं वो धरातल पर उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं। इस तरह के फीडबैक खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र धामी तमाम लोगों से लेते हैं। बिल्कुल। ऐसे में जिस तरीके से अपने पैतृक गांव, अपने गृह क्षेत्र में जो है धामी जी पहुंचे हुए हैं, ऐसे में क्या कोई खास कार्यक्रम भी है पिथौरागढ़ में जिसकी वजह से वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए लता, चूंकि अभी एक प्रस्तावित दौरा था सीमांचल मुनस्यारी के तमाम जो लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र धामी मिल रहे हैं। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें, तमाम जो लोग उनसे संवाद कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि जो तमाम राज्य सरकार की योजनाएं सुचारू रूप से वहां तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। और जो क्योंकि मुख्यमंत्री धामी पिछले दिनों कह भी चुके हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप सीधा 1905 पर भी कॉल करके अपनी परेशानी जो है उसको बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ संवाद की कमी ना रहे, उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री धामी जनता के बीच बने हुए हैं। और क्योंकि अभी आने वाले वक्त में उत्तराखंड सेशंस भी होने हैं, तो ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए, बजट में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए, तमाम चीजों को लेकर के तमाम जो स्थानीय लोग हैं जहां जहां वो दौरे कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय भी जान रहे हैं। ताकि राय शुमारी भी की जा रही है कि आखिर किस तरह से इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो चलना है, तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री धामी जनता के बीच में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अस्करी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। तो आपको बता दें कि अक्सर जो है मॉर्निंग वॉक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को जो है लोगों से वार्तालाप करते देखा जाता है। कभी चाय की दुकान में वो पहुंच जाते हैं और इससे साफ तौर पर जो उनका व्यक्तित्व है वो झलकता है कि कैसे जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर होने के बावजूद भी जो है लोगों से जो मेल मिलाप है उनका वो खत्म नहीं होता है, जिसकी जो है सराहना हर तरफ होती हुई सोशल मीडिया पर, चाहे गली चौराहे में हो, चाहे लोग अपनी बातचीत में हो, करते हुए दिखाई पड़ते हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में पूर्व सैनिकों और किसानों को समर्पित विशेष आयोजन किए जाएंगे। 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन और 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इन सम्मेलनों की तैयारियों की समीक्षा कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में आयोजित बैठक में की है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित हो ताकि ये राज्य की गौरवपूर्ण विकास यात्रा का प्रतीक बन सके। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने अपने त्याग और पराक्रम में राज्य एवं देश का नाम रोशन किया है, वहीं किसान राज्य की आर्थिक रीढ़ है, इसीलिए इन दोनों वर्गों के सम्मान में होने वाले सम्मेलन राज्य स्थापना दिवस के मुख्य आकर्षण रहेंगे। मंत्री जोशी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्थाओं, प्रतिभागियों के आवागमन, सुरक्षा और अन्य तैयारियों को समय से पूरा किया जाए ताकि आयोजन सफल और यादगार बन सके। 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वें साल को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मना रही है। इसके तहत प्रदेश भर में विभागों की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड संस्कृति विभाग की ओर से भी निनाद हिमालय कला, संगीत और संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर में राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर तक निनाद के तहत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। खास बात यह है कि उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों और अन्य देशों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड संस्कृति विभाग की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर से 9 नवंबर तक रोजाना 3 सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। हर सत्र में अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो 9 नवंबर को लेकर जो है तमाम कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देश विदेश के कलाकार जो है प्रस्तुति देंगे और कई जो है निनाद उत्तराखंड के तौर पर कार्यक्रम का जो है आयोजन होगा। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी जुड़ गए हैं। नरेश बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। नमस्कार लता जी। बिल्कुल नरेश जी, अब 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, यानी कि पूरी तरीके से युवा अवस्था में उत्तराखंड पहुंच गया है। इस पर क्या कहेंगे? 9 नवंबर को जो उत्तराखंड दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं, कितनी उपलब्धियां आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने
मजबूती के साथ कदम बढ़ाते हुए आपदाओं को झेलते हुए उपलब्धियां प्राप्त की है। उन उपलब्धियों में अगर आप देखेंगे तो जिस राज्य ने लोन लेकर अपना काम प्रारंभ किया था, आज उसकी अर्थव्यवस्था राज्य केंद्र से भी, केंद्र की जहाँ 7.6 और 7 के बीच में रहती है जीडीपी, हमारी 14% की वृद्धि हमारी स्टेट जीडीपी में हुई है। पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे ज्यादा है और राज्यों से ज्यादा है। और इसी प्रकार से आज मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं था हमारे पास सरकारी, आज 7-8 मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि का हमारा रकबा घटा है पर पैदावार बढ़ी है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। पिछले 4 सालों में 25,000 नौजवानों को जॉब मिला है। रिवर्स पलायन की ओर हमने प्रयास किए हैं। तीर्थाटन हमारा बड़ा है, पर्यटन हमारा बड़ा है। बिल्कुल नरेश जी, देखिए इसमें बिल्कुल दो राय। एक मिनट में मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी। आपदा के बाद भी 4 धाम यात्रा में अपार वृद्धि हुई है। खेल कूद में हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक पहली बार प्रदेश ने जीते हैं। सांसद खेल महोत्सव चल रहे हैं। तो चारों ओर से प्रदेश ने सारी चुनौतियों के बाद प्रगति की है और आगे भी हम उस प्रगति को करेंगे। नीति आयोग के एसडीजी गोल्स में हमने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कल ही आया है कि वित्तीय प्रबंधन में हिमालय राज्यों में हमारा दूसरा स्थान है। खनन की नीति हमारी श्रेष्ठ मानते हुए हमको 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। तो हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में उनका भी मुकाबला करेंगे और अगले 25 वर्ष का विकसित भारत का जो संकल्प है उस पर प्लान इन स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में, चर्चाओं में विमर्श करके विद्वानों के साथ 25 वर्ष का रोड मैप बनाएंगे। बिल्कुल 25 वर्ष का रोड मैप बनाएंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2000 में जब उत्तराखंड जन्मा था तब से लेकर अगर हम आज की बात करें तो डेफिनेटली जो है कई विकास हुआ है। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास उत्तराखंड में जरूर हुआ है। लेकिन नरेश जी, जिस तरीके से उत्तराखंड की आबादी है, जो भौगोलिक स्तर है और जिस तरीके से जो पहाड़ से पलायन की जो समस्या है, क्या आप वाकई 100% इस बात को मानते हैं कि पहाड़ में जो विकास होना चाहिए था वो वाकई लोगों को क्या मिला है? उनका हक, उनका अधिकार? विकास अगर जो होना चाहिए था वो होता तो अलग राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग राज्य बना है तब से 25 वर्षों में बहुत हुआ है और बहुत अभी होना है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग एक अद्भुत रेल लाइन बन रही है। आप देखेंगे जिसमें 120 किलोमीटर में से 105 किलोमीटर टनल पार करके लोग जाएंगे। एडवेंचरस है। सब मामलों में चुनौतियां बहुत है क्योंकि आपदाग्रस्त है और आपदाएं आती रहती है, उनका भी हम मुकाबला करते हैं जी। उसके बावजूद भी हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सबके विचार लेके, सबको साथ में लेके और उसको करेंगे। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि कई चुनौतियां हैं जिसमें तमाम जो है कनेक्टिविटी है वो गांव-गांव तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर हम धामी सरकार की बात करें, हम बीजेपी की बात करें प्रदेश में, क्योंकि वर्तमान में आपकी सरकार है सर, ऐसे में क्या आप आगे का विजन देख रहे हैं कि जितना विकास किया अब आने वाले समय में और किस तरीके का रोड मैप होगा जिससे कि पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को कोई शिकायतें ना हो, कोई समस्या ना हो? इन दिनों में पूरा इन दिनों में जो उत्तराखंड के शीर्ष लोग हैं विभिन्न प्रकार के, जिनका चिंतन है, मनन है, विद्वान है, उन सबसे विचार विमर्श करके इसका रोड मैप एक बनेगा और वो विजन सबके सामने आएगा जिसमें यहाँ का सस्टेनेबिलिटी है, पलायन को जो हो रहा है उसको रोकना है, रिवर्स पलायन करना है, स्टे होम से हम स्टे विलेज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से चारों तरफ में ऑर्गेनिक फूड यहाँ का आज 7 स्टार होटल्स में जा रहा है, उसको और महत्व देना है। तो सबको नारी सशक्तिकरण में हम बहुत आगे बढ़े हैं। चलिए, अलग अलग क्षेत्रों में भले ही हमने नए नए आयाम जो है वो जाहिर तौर पर अपने नाम किए, लेकिन हाल ही में अगर हम देखें तो जो चखुटिया से देहरादून तक जो पैदल यात्रा, सर आपने जिक्र सुना होगा, खबर आपने ज़रूर सुनी होगी, ये जो मूलभूत समस्याओं के लिए लोग अभी भी पहाड़ी जो लड़ रहे हैं, इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, मैंने कहा ना, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। समस्याओं का समाधान होता है, अन्य चुनौती समस्याएं आ जाती हैं जी। जो कोटे से लोग ला रहे हैं समस्याएं लाएंगे, मैं समझता हूँ उनकी समस्याएं जेन्युइन होगी और उस पर भी सुनवाई होगी, मंथन होगा और उन समस्याओं का समाधान करने का सब मिलकर प्रयास करेंगे।
चलिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, समय दिया आपने। तो जिस तरीके से ये थे उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिनने बड़ी अहम बातें कही। उन्होंने कहा हालांकि चुनौतियां भी होंगी, समस्याएं भी होंगी, लेकिन सबके साथ मिलकर, सबके विजन को समझकर जो है काम करना होगा, रणनीति बनानी होगी, ताकि जो है प्रदेश का विकास हो और उत्तराखंड जो है नए नए आयाम अपने नाम कर सके। जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर वृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक वृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। इस वेबसाइट का क्या, एक वेबसाइट भी जो लॉन्च होगी वो किस लिए होगी, और जो कार्यक्रम जो अपलोड होंगे उसके लिए क्या कुछ तैयार की गई रणनीति? इसमें ninaaduttarakhand.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है, ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर वृहद हिमालयन प्रदेश स्थापना की रजत जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन 6 से 8 नवंबर तक जो है किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ महोत्सव की तैयारी की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के लिए इस साल पहली बार जो है ऑनलाइन एंट्री भी ली जा रही है। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के बाद जो है खेल मंत्री ने बताया कि युवा महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। हर दिन शाम के समय सांस्कृतिक आयोजन होंगे। उन्होंने बताया कि युवा महोत्सव में शिरकत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को खेल विभाग की ओर से दिए जाने वाले प्रशिक्षण की योजना की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा और इसके लिए सभी जिला मुख्यालय पर जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के युवाओं में खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। अभी तक 600 से ज्यादा युवाओं ने प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्करी मेरे साथ जुड़ गए। अस्करी, उत्तराखंड दिवस के मौके पर जो है खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर जो है रेखा आर्य ने खास मीटिंग की है, तैयारियों की समीक्षा ली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल का होना जा रहा है और इस उपलक्ष्य में राज्य सरकार इसको रजत जयंती के रूप में मना रही है। इस मौके पर युवा महोत्सव का भी आयोजन होगा, जो 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुद जो खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य तमाम तैयारियों की समीक्षा की है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत, लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें खास तौर से ये पहली बार हुआ है कि ऑनलाइन एंट्री की भी सुविधा जो है खेल विभाग इसमें देने जा रहा है। और शाम के वक्त की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक आयोजन होंगे, यानी 3 दिन तक इस तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो चलेंगे। इसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं या लोक गायक हैं या अन्य क्षेत्रों से जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको जो है इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है और जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जा रहा है। इसकी ऑनलाइन एंट्रीज भी जो है वो खुल गई है और लगातार जो खिलाड़ी हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जो अपना प्रदर्शन करेंगे वो इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी मुहिम के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जाता है मुख्यमंत्री भूपेश धामी की तरफ से कि तमाम जो प्रदेश के युवा हैं, जो यंग ब्लड हैं, उनको आगे आने की जरूरत है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर कहीं के लोकगीत का क्षेत्र हो या इसके अलावा लेखन का क्षेत्र हो या किसी भी तरह का कोई अन्य क्षेत्र हो जिसमें जो युवा है वो कामयाबी हासिल कर सके। इस तरह की चीजें जो है सामने आ रही हैं। ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे, चूंकि 25 साल का उत्तराखंड होने जा रहा है, रजत जयंती के रूप में इस पर सरकार मना रही है, तो हर क्षेत्र में तमाम जो विभागाध्यक्ष हैं, तमाम जो विभागाधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने स्तर पर, जिला स्तर पर, सभी अधिकारी को जो है निर्देश दिए गए कि वो अपने जो है कामों को जो आदेश दिए गए उनके हिसाब से करें। बहुत शुक्रिया आपका अस्करी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्य ने तैयारियों की समीक्षा की है और ये खास बार पहली बार है कि जब ऑनलाइन एंट्री की भी सुविधा जो है इस बार उत्तराखंड स्थापना दिवस के खास मौके पर की गई है।
लक्सर में मंगलवार को एक विशालकाय अजगर दिखने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। अजगर का रेस्क्यू करने पहुंची वनकर्मी पर अजगर ने काट दिया, जिसके बाद वनकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार लक्सर के पोडावाली गांव में विशालकाय अजगर दिखने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना एवं वन विभाग को दी है। सूचना मिलते ही वन कर्मचारी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचे। अजगर का रेस्क्यू करने के दौरान उसने एक वनकर्मी गुरुजन सिंह के हाथ को काट दिया, जिससे कि क्षेत्र के लोग और ज्यादा सहम गए हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। आनन फानन में घायल वनकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये बताया जा रहा है कि अजगर लगभग 14 फुट लंबा था। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Delhi 24 भारत। नमस्कार।